हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे वन लाइन क्वेश्चन। ठीक है, तो 34 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 तक नहीं, 31 तक हमने किए थे। 32 से हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ को वन लाइन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ मीन बाय मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यहाँ पर परमेबिलिटी का मतलब होता है परमिशन। किसी भी, आप देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग होती है। तो अलग अलग मीडियम में से मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से पास होती हैं। कोई मीडियम मैग्नेटिक लाइंस को कम पास होने देता है, मैग्नेटिक लाइंस को पास होने के लिए कम परमिशन देता है। कोई मीडियम मैग्नेटिक लाइंस को पास होने की ज़्यादा परमिशन देता है, तो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा पास होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर बोला जाए, या मीट बाय पूछ रहा है इसको क्या मतलब है इसका, तो उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी is a measure of quantity which describe how many magnetic lines pass through in that medium. So it is measure the quantity which represents how many magnetic lines या how much magnetic lines or how much magnetic flux pass through by the medium, by that medium, right? So ये magnetic permeability definition. Next लिखा है what is known as sustainability. Sustainability है, और हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम जो है, हम कहते हैं, जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा है, इसका सेकंड नेम जो है वो है रिटेंटिविटी। ठीक है, ये आपने पढ़ा है मैग्नेटाइजेशन के अंदर, व्हाट इज नॉन एज रिटेंटिविटी। सो रिटेंटिविटी का दूसरा नाम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। रिटेंटिविटी का दूसरा नाम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, आप कुछ भी कह लो उसको, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं, रिटेंटिविटी कह सकते हो, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कह सकते हो उसको। ठीक है, सो व्हाट इज नॉन एज सस्टेनेबिलिटी और व्हाट इज नॉन एज रिटेंटिविटी। सो इट इज नॉन एज रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सब्सटेंस व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो। मैग्नेटाइजिंग, जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, एक बार जब आपने मैग्नेटाइज कर लिया मटेरियल को, तब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको रिमूव कर लो। उसको रिमूव करने के बाद जो भी रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर रहता है, स्पेसिमेन के अंदर रहता है, इट इज नॉन एज रिटेंटिविटी। सो एक बार फिर बोल रहा हूँ डेफिनेशन, रिटेंटिविटी इज नॉन एज रिमेनिंग मैग्नेटिज्म और रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड in the substance when magnetizing field is zero, right? Next देखो अगला, write the relation between magnetic permeability and magnetic tendency of the medium. magnetic permeability है और magnetic tendency, magnetic tendency से मतलब magnetic susceptibility से है, right? so यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन, देखो, mu equals to mu naught 1 प्लस मैग्नेटिक टेंडेंसी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो म्यू इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, 1 प्लस काई 1 प्लस जाई, इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक तो ये रिलेशन है, दूसरा रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई। ठीक है, इट इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें हम इसके बाद। नेक्स्ट देखो 35, राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन कॉमा मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ये भी आपने पढ़ा होगा रिलेशन, देखो B इक्वल्स टू होता है H, जो आएगा H मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा अपॉन म्यू नॉट। B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट या म्यू H, ये रिलेशन होता है B इक्वल्स टू म्यू H। B हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन B और मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया H, और परमिबिलिटी होगी मीडियम की म्यू।
ठीक है। तो B इक्वल्स टू म्यू एच होता है, और वैक्यूम के लिए हमने ये भी पढ़ा है B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच भी होता है। ठीक है, इस तरह से रिलेशन है ये। नेक्स्ट देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ केवल मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँगा आपको। फॉर्मूले से हम डेफिनेशन निकाल भी सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। ये m तो है मैग्नेटिक मोमेंट, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, जो डेवलप होता है किसी भी सब्सटेंस में जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं, और नीचे आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम। तो अब आप यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हो। डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज द डेवलप्ड और प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द developed magnetic moment per unit volume is called intensity of magnetization। ये उसकी वैल्यू है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट आता है राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। ठीक है, इन तीन के बीच में रिलेशन आपको लिखना है। तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन जो है, जब हमने डिराइव किया था मैग्नेटिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए, तब हमने रिलेशन लिखा था B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन लेकर H प्लस I। ये रिलेशन हो गया। ठीक है, व्हाट इज B? B इज मैग्नेटिक इंडक्शन, H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। राइट। नेक्स्ट देखो 38, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ BH कर्व। BH कर्व से जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एनर्जी लॉस का। तो आपको बता दूं, देखो जो BH कर्व हम बनाते हैं, BH कर्व, ये जो BH कर्व आपने बनाया, ये BH कर्व का जो एरिया है ये आपको एनर्जी लॉस को डिफाइन करता है, एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करवाता है। तो हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलें या एनर्जी लॉस बोलें, तो हम एनर्जी लॉस लिख सकते हैं इसमें। देखो एनर्जी लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ BH कर्व। सबसे पहले हम एरिया लेंगे, एरिया ऑफ BH कर्व। ठीक है, जो आपने एरिया इसमें लेना है, BH कर्व आप बनाते हो, कहीं कर्व छोटा बनता है, कहीं कर्व थोड़ा सा थिक बनता है, थिन बनता है। ठीक है, ये कर्व है जो है आपका एरिया को, जो कर्व का एरिया है ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो टोटल आपको एनर्जी लॉस निकालना है, टोटल जो हिस्टेरेसिस लॉस हमें कहते हैं या एनर्जी लॉस हम कह रहे हैं, इस टोटल एनर्जी लॉस को निकालने के लिए आपको सबसे पहले एरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, एरिया के बाद इसमें एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि आपने कितनी बार इसको मैग्नेटाइज किया। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मैनी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है पर सेकेंड, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, फिर आप मल्टीप्लाई करते हो वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला इस तरह से आएगा, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि एरिया ऑफ BH कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ BH कर्व रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी लॉस होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल एनर्जी लॉस निकालना हो तो एरिया इंटू टाइम इंटू वॉल्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी, इससे आप निकालोगे टोटल एनर्जी लॉस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, गिव द डेफिनेशन ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर आपने पढ़ा TC, क्यूरी टेम्परेचर TC होता है। सो ये जो टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, ये हम यूज़ करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में। ठीक है, क्यूरीज लॉ हम डिफाइन करते हैं, क्यूरीज लॉ फेरोमैग्नेटिक के लिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है C/T-TC, इसको क्यूरी वाइज लॉ भी कहते हैं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें TC जो होता है इट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। सो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? इट इज डिफाइंड एज a certain temperature at which ferromagnetic material will be converted into paramagnetic material। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे, विच इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर।
So it is defined as a certain temperature at which ferromagnetic material will be converted into paramagnetic material. मतलब ferromagnetic property पैरा में कन्वर्ट हो जाएगी जिस टेम्परेचर पे, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40, वाई शुड द कोएर्सिविटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स बी हाई। कोएर्सिविटी क्या होती है, देखो कोएर्सिविटी ऑफ मटेरियल ये क्या होती है, ये भी हमें पता होनी चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि ये परमानेंट मैग्नेट्स में हाई क्यों होती हैं। कोएर्सिविटी का मतलब होता है रिटेंटिविटी को ख़त्म करने के लिए, रिटेंटिविटी को ज़ीरो करने के लिए अप्लाइड नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। जो भी मटेरियल आपने एक बार मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज करने के लिए जब आपने उसको मैग्नेटाइज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको एक बार मैग्नेटाइज कर लिया, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड आप हटाते हो जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, तब मटेरियल में जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक रिटेंटिविटी, राइट। अब परमानेंट मैग्नेट अगर है तो उसकी रिटेंटिविटी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो रिटेंटिविटी खत्म नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स कोएर्सिविटी क्या होनी चाहिए, हाई, राइट। सो वाई शुड द कोएर्सिविटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स बी हाई, बिकॉज हाई किस लिए रखते हैं, बिकॉज रिटेंटिविटी, टू रिड्यूस रिटेंटिविटी टू जीरो रिटेंटिविटी, टू रिड्यूस रिटेंटिविटी वी रिक्वायर्ड हाई नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, कोएर्सिविटी हाई रखेंगे इसका मतलब रिटेंटिविटी को ख़त्म करने के लिए हायर मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड होगा, इतनी ईजिली वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वाई शुड द कोएर्सिविटी बी हाई, ड्यू टू हाई कोएर्सिविटी, ड्यू टू हाई कोएर्सिविटी magnetism, due to high coercivity magnetism due to high coercivity magnetism of material is very tough to reduce up to zero. It is very hard or it is very tough to reduce magnetism up to zero, ठीक है। इसलिए हम हाई कोर्सिविटी को यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। नेक्स्ट देखो व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आपने बनाया है, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द लोकस ऑफ, डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिखोगे द लोकस ऑफ all points which are vibrating in same phase, सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले सारे पार्टिकल्स का लोकस वेवफ्रंट कहलाता है, ठीक है। So next, what is coherent sources? Yeah, what are coherent sources? Coherent sources are those which have same frequency, and constant phase difference, which have same frequency and constant phase difference. तो जिन सोर्सेस में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है और जिन सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। इंटरफेरेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है कोहेरेंट सोर्स। सो व्हाट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन तो आप इसको लिख सकते हो। इंटरफेरेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है। तो उसकी डेफिनेशन, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मैंने कहा ना कोहेरेंट सोर्सेज रिक्वायर्ड होता है, कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर
then the resultant amplitude or intensity in the region of superposition is different from amplitude or intensity of individual waves, या जो सुपरिम्पोज होने वाली वेव्स हैं उनसे डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस आपने पढ़ा है, वैसे भी मैं इसको सिंपली आपको समझा सकता हूँ। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, टू वेव्स हैं, फर्स्ट वेव है एम्पलीट्यूड A1 है, इंटेंसिटी I1 है, सेकेंड वेव एम्पलीट्यूड A2 है, ठीक है, इंटेंसिटी I2 है। फ्रीक्वेंसी इनकी कांस्टेंट होगी और फेज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी इनकी सेम होगी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो इनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनती है और नई वेव की एम्पलीट्यूड होता है R, इंटेंसिटी होती है I, ठीक है। एंड R एंड I R इज नॉट इक्वल्स टू A1 और A2 एंड I इज नॉट इक्वल्स टू I1 एंड I2। तो हम कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। दिस फिनोमेना, दिस मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दिस मॉडिफिकेशन, यहाँ पर मिक्सिंग होने से R मॉडिफाई हो गया, यहाँ पर मिक्सिंग होने से I मॉडिफाई हो गया। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंडीशन के साथ आपको लिखना है, मिक्स होने के बाद R और I चेंज हो जाता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब देखो नेक्स्ट बोला है 44 में डिफाइन डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपने पढ़े, किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। पहले इंटरफेरेंस पढ़ते हैं फिर डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो इसके लिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और एपर्चर एंड इट्स स्प्रेडिंग इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का सिंपल हम कहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल कह लो, कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल कह लो और एपर्चर कह लो, एंड स्प्रेडिंग ऑफ इट इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन भी आपको पूछी है इसमें, तो डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो 45, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इंसिडेंट ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब डिफ्रैक्शन फिनोमेना कह सकते हो आप। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये भी आपने पढ़ी होगी। नेसेसरी कंडीशन है साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, जहां आपको डिफ्रैक्शन कराना है। डिफ्रैक्शन मतलब आपको पता है बेंडिंग होगी ऑब्स्टिकल या एपर्चर के कॉर्नर्स पर, तो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और एपर्चर, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और एपर्चर must be in order of wavelength of light, wavelength of wave कह सकते हो आप, wavelength of wave। जिस भी वेव को डिफ्रैक्ट करना हो, जिस भी वेव को बेंड करना हो, तो ऑब्स्टिकल या एपर्चर की जो साइज होनी चाहिए, इसको लिख सकते हैं A, इट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेव। इसीलिए साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्व होता है, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स के कॉर्नर्स पर साउंड वेव तो इजीली मुड़ जाती है, हमें एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे में आती है, ये साउंड का डिफ्रैक्शन होता है। और साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए डिफ्रैक्शन ईजी होता है। बट लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ऑब्स्टिकल की साइज भी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, तब जाके लाइट का डिफ्रैक्शन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन द रिजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं हम, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस। जो भी ऑप्टिकल डिवाइस है, इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, कैसे डिफाइन करोगे। रिजॉल्विंग पावर इज ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल डिवाइस इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू neighboring points. Resolving power is the ability to distinguish two neighboring points या two neighboring objects, ठीक है। बिल्कुल पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को अगर आप साफ
डिस्क्रिमिनेट करके, डिस्टिंग्विश करके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं फिर भी आप देख पा रहे हो, इसका मतलब आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर या रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स जो बहुत क्लोज हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप दिखते हैं आपको, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है दो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, उनको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग देखने की पावर को हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। सो इट इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और टू नियर बाय पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ गेटिंग द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है उसकी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं सारी कंडीशन लिख देता हूँ। देखो, कंडीशन फर्स्ट होती है फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्सेज की इक्वल हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस जो होता है दोनों सोर्सेज के बीच में वो कांस्टेंट होना चाहिए, और दोनों सोर्सेज जो हैं उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करनी चाहिए वेव, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो 3 कंडीशन है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर बोलें, समराइज करके अगर हम बोलें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। कंडीशन क्या लिखोगे एक में, तो सोर्सेस जो हम यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस के लिए, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, इसमें अपने आप सब आ गया, सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, इसमें अपने आप आ गया फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, डायरेक्शन सब आ गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस is increased, aperture of objective lens is increased, then how will its resolving power changes। ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर अगर हम बढ़ा दें, चेंज कर दें या बढ़ा दें तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बोला है, द एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप भी है इसमें, यहाँ पर ऑफ टेलीस्कोप, कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। सो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो होती है ये आती है A/1.22 लैम्डा, ठीक है। ए यहाँ पे है एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपको क्लियर है कि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर ए है, ठीक है। सो एपर्चर अगर इंक्रीज होगा तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, इंक्रीज। तो आंसर क्या होगा इसका, हाउ विल इट्स रिजॉल्विंग पावर चेंज। सो हम लिखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अगला, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रंट एंड द रेज। सो डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रंट एंड द रेज की बात करें, वेव फ्रंट की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, तो वेव फ्रंट जो होता है, सोर्स है, ये सोर्स है लाइट का, तो वेव फ्रंट इस तरह से आएगा, इसको वेव फ्रंट कहते हैं। कौन सा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। तो वेव फ्रंट तो आपका सभी डायरेक्शंस में, मतलब चारों तरफ, सोर्स के चारों तरफ स्प्रेड होता है, जबकि रेज भी हालांकि चारों तरफ होती है स्प्रेड, बट रेज जो होती हैं वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा और इस तरह से स्प्रेड होती हैं, ठीक है। तो हम दोनों में डिफरेंस अगर बात करें तो हम कह सकते हैं रेज जो होती हैं, रेज लाइट की, रेज ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, रेज ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, हमेशा रेज तो कैसे ट्रैवल करेंगी, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब हम कह सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो रेज तो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन पर, मीन्स वो 1D मोशन करती हैं, जबकि वेव फ्रंट स्प्रेड होगा तो चारों तरफ एक ही साथ। एंड वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट ट्रैवल्स 3 डायमेंशनल कह सकते हैं, वेव फ्रंट ट्रैवल्स 3 डायमेंशनल, वेव फ्रंट ट्रैवल्स 3 डायमेंशनल, वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है, ठीक है। एंड रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ये भी आप लिख सकते हो कि रेज जो होती हैं
आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 50, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। फेज है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई या फाई लिख सकते हो, टोटल फेज होता है 2 पाई, पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स और टोटल पाथ होता है लैम्डा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करवाता है और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, राइट द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी E एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू फाई नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ एमिटेड और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दोबारा सुन लो, E is the energy of incident photon, phi naught is work function of metal, and Ke max is the maximum kinetic energy of ejected electrons. It is called Einstein equation. Then write the definition of work function. तो work function की definition आपको बतानी है, work function क्या होता है। So work function किसी metal का होता है, तो किसी भी metal से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए required minimum energy is called work function. So work function is defined as the required minimum energy to eject an electron from metal surface. ठीक है, it's called work function. Next, define the threshold frequency. ये कुछ definitions हैं, देखो। Define the threshold frequency. So threshold frequency क्या होती है कि हम metal surface पे फोटोन गिराते हैं तो उनकी एक certain frequency required होती है, ठीक है, जिसके लिए या जिसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड विच इलेक्ट्रॉन्स कैन एमिट फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम ये भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे? इट इज डिफाइंड एज द required minimum frequency to emit electrons from metal surface। अब किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये आपको पता है, रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये थर्मल इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है, बट ये बोला है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटोन के गिरने से, हैं लाइट के गिरने से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लगा दिया थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब किसी मेटल को अगर हम हीट अप करें, उसको हीट दें, जब उसको हीट देंगे, है ना, हीट देने से क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। व्हेन एनी मेटल हीटेड देन ejected electrons are called thermal electrons. Next देखो, calculate the energy associated with a photon of 4000 angstrom wavelength in joules. तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है जूल में, ठीक है, और वेवलेंथ आपको दे रखी है। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, h न्यू होता है और hc अपॉन लैम्डा भी होता है, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट करें तो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। c की वैल्यू आपको पता है, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू पावर 8, और लैम्डा आपको दे दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 तो लिख दोगे, एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको पता है 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, तो 8 था, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 34 कैंसिल करो तो 24 बच जाएगा, 24 में से 5 और घटा दो तो
आपका बच जाएगा माइनस का 19 हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व करके निकालोगे तो आप देखोगे, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें 6.6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 आ गया, डिवाइड बाय 4 तो ये आ गया 4.5 और 0 आप कैलकुलेट कर लोगे तो 4.5 इंटू 10 टू पावर 24 में से 5 कम कर दो तो -19 जूल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी निकाल दी हमने लैम्डा के साथ जूल में। ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये न्यूमेरिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अगला पूछा आपसे व्हाट इज फोटो सेल। अब फोटो सेल आपने पढ़ा है, फोटो सेल क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, लाइट एनर्जी कन्वर्ट करेगा इनटू, सेल है तो कौन किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो फोटो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, इट्स कॉल्ड फोटो सेल। अगला देखो, एक्सप्लेन द 2 यूजेस ऑफ फोटो सेल। अब फोटो सेल का यूज अगर आप देखो तो 2 यूजेस लिखने हैं। पहला आ जाएगा फायर अलार्म में, फायर अलार्म, ठीक है, कैमरा में काम आता है, कैमरा, ठीक है, और भी बहुत सारे यूज हैं। बर्गलर अलार्म में काम आता है, सिनेमेटोग्राफी में काम आता है। इसके अलावा फोटो सेल स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं उनको कंट्रोल करने, उनका स्विच जो होता है उनके कंट्रोल करने में काम आता है। बहुत सारे यूजेस हैं फोटो सेल के, जिसमें आपका लाइट का यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको 1 वोल्ट से अगर इसको एक्सीलरेट किया जाए तो इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी इक्वल्स टू होता है QV। तो आपने एनर्जी लिख दिया QV, तो Q का मतलब E और वोल्ट यहाँ पर 1 वोल्ट लिख दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी जो आई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ, हम अगर बात करें 2 तरह से कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। सो डिफाइन करें एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डिफाइन कर सकते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नेक्स्ट देखो 59, डिफाइन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप की डेफिनेशन आपसे पूछी है कि एनर्जी गैप को डिफाइन करो। तो एनर्जी गैप आपने पढ़ा है, क्या होता है एनर्जी गैप? किसी भी मेटल के अंदर बैंड होते हैं 2 तरह के, आपको पता है, एक तो होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों में अगर आप देखो क्या रिलेशन, इन दोनों में अगर हम देखें तो आपको गैप दिख रहा है इसमें, इन दोनों के बीच में गैप होता है, ठीक है, गैप दिख रहा है आपको। इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये वाला, ठीक है। डेल्टा EG से लिखते हैं इसको, डेल्टा EG, ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब आप बताओ कैसे डिफाइन करोगे, क्या है ये? इट इज डिफरेंस बिटवीन लोअर साइड ऑफ कंडक्शन बैंड and upper side of valence band. Upper level of difference between upper level of valence band and lower level of conduction band is called forbidden energy gap. और दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो, it is required energy to free the electron from valence band, to free the electron from bond. किसी भी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बॉन्ड में एंगेज्ड होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट्स कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। नेक्स्ट देखो वाटर डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ
adding an impurity in control manner to increase the conductivity of material is called doping. Electron and holes have more mobility and why? Because इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होते हैं, इनकी मोबिलिटी अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, बॉन्ड से फ्री होते हैं और ये हीट होके, मतलब इनको जब हीट मिलती है सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. तो ये हीट होने के बाद इनका एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इनकी स्पीड थर्मल स्पीड होती है, इसलिए इनकी मोबिलिटी भी हाई होती है. बिकॉज दे हैव मोबिलिटी. क्यों अच्छी होती है कह सकते हैं, हैव मोर मोबिलिटी. एंड वाई? बिकॉज they are released due to temperature, and due to temperature they have maximum speed. That's why its mobility is very high. Next, how does the forbidden energy band of pure semiconductor change by increasing the temperature? Temperature आप बढ़ाओगे तो forbidden energy gap of pure semiconductor जो होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो एनर्जी बैंड क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड एनर्जी गैप डिक्रीज होता है. नेक्स्ट देखो, नेम द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर में जो स्ट्रक्चर होता है आपने पढ़ा है, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है. इसको स्ट्रक्चर कहते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिलिकॉन का. इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा. ठीक है. देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक गेट. जब इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक गेट. लॉजिक गेट क्या होता है, एक सर्किट होता है which has 2 inputs and 2 output which is based on an logical condition. So इसकी definition आप देखो, what do you understand by logic gate. So logic gate is a digital circuit which has 2 inputs or 1 input and 1 output which is based on logical operation. ठीक है. इसमें बोला है draw the truth table of XOR gate. तो XOR gate आपको पता है, XOR gate कौन सा होता है, OR gate आपको पता है, ये OR gate है. ठीक है. यहाँ एक साइन और लगा दिया, ये XOR गेट है, मैंने सिंबल ही बना दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिंबल भी पूछा है इसका, ये XOR गेट है. ठीक है. XOR गेट में आपने A और B इनपुट डाल दिया, तो यहाँ पर आता है X इक्वल्स टू होता है A प्लस दे दिया, यहाँ पर प्लस का एक सिंबल बना हुआ है, ये B. ठीक है. इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है A डॉट B बार प्लस A बार डॉट बी. इस तरह का इसका एक्सप्रेशन आता है. तो क्या इसकी हम टेबल लिख सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. टेबल आप देखो, यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B और यहाँ आ गया X. अब दोनों ज़ीरो है, एक 1 एक 0 है, एक 0 एक 1 है, या दोनों 1 है. ठीक है. अब आप बताओ A अगर 1 है, सॉरी A अगर 0 है तो B क्या होगा, B 0 है, 0 का इन्वर्ट क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1. ठीक है. तो अगर A 0 है तो ये कुछ भी हो 0 हो जाएगा, और अगर B 0 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो टोटल ये तो 0 आ जाएगा. ठीक. अब देखो A अगर 1 है तो ठीक है, मैंने 1 लिख दिया. तो B क्या है, 0 है, तो B का बार क्या होगा, 1. तो 1 डॉट 1 क्या होगा, 1. तो यहाँ पर आ जाएगा 1. ठीक है. नेक्स्ट सिमिलर इसका और इसका सेम ही होता है, 0 1 1 0 का होगा तो 0 1 का भी 1 होगा. आप करके देख लें. जैसे A 0 है तो 0 लिख दिया, B 1 है तो 1 का बार क्या होगा, 0. बट A का बार, तो अगर A 0 है तो A का बार क्या होगा, 1, और B क्या यहाँ पे 1 है, तो 1 डॉट 1 1 आएगा. ठीक है. लास्ट केस में देखो A और B दोनों 1 हैं, तो A और B दोनों 1 हैं, तो बार का मतलब होता है 1 का बार क्या होगा, 0. तो यहाँ अगर 1 का बार लिखूँ तो 0, और यहाँ अगर 1 का बार लिखूँ तो 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 और 0 0 ही आएगा. XOR टेबल जो बनेगी वो बनेगी 0 1 1 0. ठीक है. और XOR का जो सिंबल होगा वो ये वाला है. राइट. ये सिंबल नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, तो मैं सिंबल वापस बना सकता हूँ. लॉजिकल साइन और लॉजिकल सिंबल कह सकते हैं XOR का. तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से ये सिंबल है, A B और ये X. ठीक है. नेक्स्ट आता है 67. व्हाट आर द डिप्लेशन लेयर इन PN जंक्शन. तो PN जंक्शन जब फॉर्म करते हो आपको पता हो, PN जंक्शन का मतलब P और N को मिलाया, PN जंक्शन. ठीक है. तो P टाइप में होल्स होते हैं, N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो होल इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो नियर द जंक्शन देयर इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन होल आर रिकम्बाइंड, मीन्स देयर आर नो एनी चार्ज carrier. Charge carrier means there are no electrons and holes in particular layer, in particular region. This region or this layer is called depletion layer. ठीक है, when p-n junction forms, n's electrons from n side recombine with the holes of p sides. Then near the junction there is a place where are no electrons and no holes. This place or this layer is called p-n junction. Next question, last है इसमें, write the relationship between current gain alpha and beta. current gain alpha and beta. alpha beta आपने पढ़ा होगा. current gain कॉमन बेस का अल्फा है, कॉमन एमिटर का बीटा होता है. तो सिंपली इसको आप निकाल सकते हो. देखो डेल्टा आई ई होता है, इट इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी. ठीक है, तो डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दो आप, तो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी. मैं तो निकाल लेता हूँ उसको. देखो ऐसे लिख सकते हो आप, निकाल सकते हो. तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा ई, ये आई ई है और ये आई सी है, और ये आई सी और आई बी है. तो आउटपुट करंट तो आई सी होता है, इनपुट करंट आई ई होता है. तो ये जो लिखा है ना डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई सी, ये है 1 अपॉन एल्फा, और ये जो लिखा है ये है 1 अपॉन बीटा, फिर ये आया +1. ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा में रिलेशन लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. निकाल सकते हो आप, याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप याद निकाल सकते हैं. ये इक्वेशन जरूर याद होगी आपको. एमिटर करंट इज सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर. फिर इसको आप डिवाइड करके अल्फा बीटा आपने इंडिविजुअली पढ़ा हुआ है. आई सी अपॉन आई को अल्फा कहते हैं, आई सी अपॉन आई बी को बीटा कहते हैं, वो यहाँ पे यूज होता है. ठीक है, तो ये था 1 लाइन क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.